नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 7वीं क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसके इतिहास के चैप्टर हर्षकालीन व बाद का भारत। लास्ट जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था वृहत्तर भारत, और वृहत्तर भारत के चैप्टर में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आनंद मंदिर वर्तमान में किस देश में है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा कि आनंद मंदिर वर्तमान में किस देश में है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि किस देश में है वो आपको बताना है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं आगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता ध्वस्त हो गई। यहाँ कई छोटे छोटे राज्य बन गए। देखिए, गुप्त साम्राज्य का जब पतन होता है तो भारत की राजनीतिक एकता ध्वस्त हो जाती है। राजनीतिक एकता से मतलब होता है कि संपूर्ण शासन सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में, यानी सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीय सत्ता। जैसे मौर्य के समय भी क्या थी, मौर्यों के समय केंद्रीय सत्ता थी। ये जो गुप्त हैं इनके समय केंद्रीय सत्ता है। और जैसे मुगलों के समय, अकबर के समय केंद्रीय सत्ता है। तो जब औरंगजेब के समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के साथ ही भारत की राजनीतिक एकता भी लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि दूसरे नए जो छोटे छोटे राज्य थे वो उनका उदय होता है, वो सामने आते हैं। जैसे दक्षिण में मैसूर है, उत्तर की ओर बात करें तो अवध हो गया, बंगाल है, पंजाब है। तो इस तरह कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और जब नए छोटे छोटे राज्यों को उदय होगा तो राजनीतिक एकता नहीं रहेगी। और जब राजनीतिक एकता नहीं होगी तो बाहर से कोई भी शत्रु है वो आसानी से आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकता है। तो राजनीतिक एकता से मतलब ये होता है केंद्रीय सत्ता। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता ध्वस्त हो गई। यहाँ कई छोटे छोटे राज्य बन गए। अब देखिए, एक स्थान आपको देखने को मिलेगा, थानेश्वर। यह है कहाँ पे? थानेश्वर हरियाणा में है वर्तमान में। आप देख लीजिएगा मैप में, अगर आप देखेंगे गूगल मैप में लिखेंगे थानेश्वर तो हरियाणा में आ जाएगा, कन्नौज के पास आपको दिख जाएगा थानेश्वर। तो यहाँ पर थानेश्वर में ऐसे ही एक नए राजवंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन के द्वारा की गई। उसके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। तो देखिए, हर्षवर्धन जो है वो 606 ईस्वी से लेकर के और 647 ईस्वी तक रहेगा। हर्षवर्धन जो है ये 16 साल की उम्र में शासक बन गया था, लगभग 16 साल की उम्र में। तो 647 ईस्वी तक ये शासक रहा। आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री यहाँ आया था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री यहाँ पर आया था। यहाँ मतलब भारत। तो आपको इसमें लिखना क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। पहली लाइन लिखनी है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो जाती है। फिर एक नए राजवंश की स्थापना होती है, किसके द्वारा? प्रभाकर वर्धन के द्वारा। और कहाँ पर? थानेश्वर में। उसके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री कौन थी? राजश्री। तो ये लिखना है आपको। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो अब इनकी राजधानी कौन सी है? कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? वर्तमान यूपी में। और कई वर्षों तक निरंतर युद्ध करके संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस समय राजधानी कौन सी है इनकी? कन्नौज। ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। ये देखिएगा आप, थोड़ा सा एक फैक्ट है, थोड़ा सा आप थोड़ा इसको समझिएगा कि हर समय और काल में राजधानी अलग अलग रही है, यानी किसी समय सत्ता का केंद्र अलग अलग रहे हैं। जैसे इस समय जो सत्ता का केंद्र है वो क्या है? कन्नौज। और आप जानते हैं 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य भारत की तीन प्रमुख शक्तियों में लंबे समय तक, 100 वर्षों से अधिक समय तक कन्नौज पर अधिकार के लिए आपस में युद्ध चलता रहा। कौन थे? तो राजस्थान से कौन थे? गुजर प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट और बंगाल के थे पाल। इन तीन शक्तियों में 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष चलता रहा।
अंतिम रूप से सफलता किसको मिली? गुर्जर प्रतिहारों को। तो सत्ता के केंद्र हर समय में अलग अलग रहे हैं। जैसे मौर्यों के समय सत्ता का प्रमुख केंद्र था बिहार में जो स्थित है पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। ये रहा। जब सल्तनत काल आएगा और मुगलों के समय, तो सल्तनत काल के समय और फिर बाद में मुगलों के समय सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा हो गया था? दिल्ली। जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो समझिए संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से सत्ता के केंद्र अलग अलग समय में अलग अलग रहे हैं। नेक्स्ट आता है हर्ष का प्रभाव क्षेत्र। हर्ष ने राज्य संभालने के साथ ही अपना राज्य और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई सैनिक अभियान चलाए। हर्ष एक वीर योद्धा और विजेता था। उसके प्रमुख अभियानों में बंगाल, पंजाब, चालुक्य और वल्लभी से वे युद्ध शामिल हैं। वह सिंधु, नेपाल, उड़ीसा तक अपने अभियानों से अपना प्रभाव डालने में सफल रहा। अब आपको इसमें क्या लिखना है? हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में कई विद्यार्थी कह रहे थे सर हमें साथ साथ बता दो कि कौन कौन सी लाइन लिखनी है। तो अब आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि हर्ष का प्रभाव क्षेत्र, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि उसके प्रमुख अभियानों में बंगाल, पंजाब, चालुक्य और वल्लभी से वे युद्ध शामिल हैं। वह सिंधु, नेपाल, उड़ीसा तक अपने अभियानों में अपना प्रभाव डालने में सफल रहा। ये 2 लाइन इसमें नोट्स के रूप में आप साथ में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हर्ष की धार्मिक नीति और कन्नौज का धर्म सम्मेलन। हर्ष शुरू से ही सूर्य और शिव का उपासक था। बाद में बौद्ध बन गया, किंतु सभी धर्मों के प्रति उसकी नीति उदार थी। उसके राज्य में शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म स्वतंत्रता पूर्वक प्रचलित थे। उसने राज्य के उच्च पदों पर गैर बौद्धों को नियुक्त किया। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि खुद ये बाद में बौद्ध बन गया था, लेकिन फिर भी उसने राज्य के उच्च पदों पर किसको नियुक्त किया? गैर बौद्धों को। गैर बौद्धों से मतलब है जो बौद्ध नहीं थे। तो ये उसकी सहिष्णुता या उदार नीति को बताते हैं। दान देने अथवा किसी कार्य में वह धार्मिक भेद नहीं करता था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट है ये। चीनी यात्री हैन सांग को इसका अध्यक्ष बनाया। यह सम्मेलन 23 दिन तक चला। अनेक बौद्ध भिक्षु, चीनी यात्री, राजा और विद्वानों ने इसमें भाग लिया। अब देखिए आपको इसमें लिखना क्या है इस पैराग्राफ में। तो आप ये हेडिंग देंगे कि हर्ष की धार्मिक नीति और कन्नौज का धर्म सम्मेलन। आप एक तो इसमें पहली लाइन लिख सकते हैं कि हर्ष प्रारंभ में सूर्य और शिव का उपासक था, बाद में बौद्ध बन गया, किंतु सभी धर्मों के प्रति उसकी नीति क्या थी? उदार थी। पहली लाइन आप ये लिखेंगे। दूसरा, उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। तीसरा पॉइंट इसमें चीनी यात्री हैन सांग को इसका अध्यक्ष बनाया। यह सम्मेलन कितने दिन चला? 23 दिन तक चला और अनेक बौद्ध भिक्षु, चीनी यात्री और राजा विद्वानों ने इसमें भाग लिया। तो ये लास्ट वाली लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, हैन सांग अध्यक्ष बना और 23 दिन तक चला। इसके बाद में आता है प्रयाग सभा। इलाहाबाद में जो है हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, कितने वर्ष के अंतराल में? 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। 643 ईस्वी में छठी सभा हुई थी। हर्ष अपने 5 वर्ष की एकत्रित संपत्ति को बांट देता था, यहाँ तक कि स्वयं के धारण किए हुए वस्त्र तक दान में दे देता था। स्वयं के पहनने के लिए बहन से मांग कर बदन ढकता था। इस सभा को मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। 643 ईस्वी में छठी सभा हुई थी और वह अपनी 5 वर्ष की एकत्रित संपत्ति को बांट देता था। इसमें देखिए जो अस्त्र शस्त्र होते थे जो राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, केवल वो ही रखता था। इसके अलावा सारी संपत्ति वह बांट देता था। तो हर्ष अपने 5 वर्ष की एकत्रित संपत्ति को बांट देता था और ये जो सभा क्या कहलाती थी? मोक्ष परिषद। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हर्षकालीन सिक्के और मोहरे। हर्षकालीन सोने के सिक्के मिले हैं, उन पर मुद्रा लेख हर्षदेव है। क्या लिखा है? हर्षदेव। और उस पर एक घुड़सवार का भी चित्र है। अभिलेखों तथा बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। हर्ष की अन्य मोहरें भी प्राप्त हुई है। सोनीपत मोहर के शीर्ष पर बैल की आकृति है, जो यहाँ से प्राप्त मोहर है। नालंदा मोहर में एक अभिलेख है जिसमें हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है।
तो ये इसमें सभी लिखना है आपको, इसमें कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है। क्या क्या है कि हर्षकालीन सोने के सिक्के मिले हैं, उन पर मुद्रा लेख हर्षदेव है और घुड़सवार का चित्र है। अभिलेख और बाण भट्ट का जो हर्ष चरित्र है उसमें हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। सोनीपत मोहर के शीर्ष पर क्या है, बैल की आकृति है। नालंदा मोहर में जो है उसमें हर्ष को क्या कहा गया है, महाराजा धीराज। नेक्स्ट आता है लेखक तथा विद्वानों का आश्रयदाता। हर्ष केवल विजेता और प्रशासक ही नहीं बल्कि विद्वान भी था। हर्ष की काव्यात्मक कुशलता, मौलिकता और विस्तृत ज्ञान को बाण भट्ट ने स्वीकार किया है। तो बाण भट्ट इसका विद्वान था, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। आपको इसमें लिखना क्या क्या है, एक तो पहली लाइन लिखनी है कि हर्ष केवल विजेता और प्रशासक ही नहीं बल्कि विद्वान भी था। हर्ष ने जो लिखा वो क्या क्या है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इनकी रचना की। जयदेव ने अपनी पुस्तक या कृति गीत गोविंद में कहा है कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि था। हर्ष के दरबार में कई विद्वान भी थे, बाण भट्ट उनमें प्रमुख था और उसने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की। विद्वान हरिदत्त को भी हर्ष ने संरक्षण प्रदान किया। तो हर्ष के बारे में जयदेव ने गीत गोविंद में क्या लिखा है कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि था। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। बाण भट्ट उनमें प्रमुख था और उसने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की। देखिए मित्रों, ये जो एक लाइन है, जयदेव ने अपनी कृति गीत गोविंद में कहा है कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि था। इससे मुझे राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक लाइन याद आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जब आप राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश पढ़ते हैं तो उसमें एक शासक आता है विग्रहराज चतुर्थ, जो बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि चौहान वंश का जो स्वर्णकाल किस शासक का समय कहलाता है, विग्रहराज चतुर्थ का समय। तो इसके बारे में, किसके बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक विद्वान हुआ है किलहोर्न। उस किलहोर्न ने यह कहा है कि विग्रहराज उन शासकों में से था जो विद्वता में यानी ज्ञान में कालिदास और भवभूति जैसे विद्वानों की होड़ कर सकता था। होड़ मतलब बराबरी। तो किसने कहा था, किलहोर्न ने। किसके लिए कहा था, विग्रहराज चतुर्थ के लिए। क्या कहा था कि विग्रहराज चतुर्थ उन विद्वान शासकों में से था जो कालिदास और भवभूति जैसे विद्वानों की होड़ कर सकता था। तो उसी प्रकार से कुछ मिलती जुलती लाइन जो है वो जयदेव ने अपनी कृति गीत गोविंद में कही है। किसके लिए, हर्ष के लिए। और ये जो जयदेव की गीत गोविंद है, इसी पर राणा कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया नाम की पुस्तक या टीका की रचना की गई। किस पर, गीत गोविंद पर। किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। रसिक प्रिया, राणा कुंभा मेवाड़ के इतिहास में आप पढ़ते हैं, वो राणा कुंभा है। तो कई महत्वपूर्ण फैक्ट थे साथ साथ में। अब आता है हर्ष का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की दूरी था। उसका विचार था कि प्रशासकीय कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेत रहना चाहिए। उसने दिन को 3 भागों में बांट लिया था, जिसमें से एक भाग राज्य कार्य के लिए निश्चित था। वह प्रजा को देखने स्वयं नगरों और गांवों में यात्रा करता था। यह ठीक है कि सिद्धांत रूप से हर्ष का प्रशासन कैसा था, निरंकुश। देखिए, निरंकुश शब्द जो है वो कई बार नेगेटिव ले लिया जाता है। निरंकुश शब्द को ले लिया जाता है कि नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है। निरंकुश का देखिए अर्थ तो क्या होता है कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, यानी जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो। तो हर्ष के समय यही स्थिति थी कि राजा पर कोई ऐसा नियंत्रण नहीं था। लेकिन अगर शासक अच्छा है, अपने राज्य के लिए ईमानदार है, जैसे हर्ष जैसा शासक हो,
तो वो निरंकुश भी उस राजे के लिए वरदान होता है। और कई बार राजा ही अगर सही नहीं निकले और फिर वो निरंकुश हो तो वो उस राज्य के लिए एक शाप की तरह होता है। तो शासक कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी सही था कि हर्ष जो है इसका प्रशासन कैसा था, निरंकुश था, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन था। और किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्र में स्वशासन प्राप्त था। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदाय के हाथ में था। केंद्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में पर्याप्त सहयोग था। माना जाता है कि हर्ष का प्रशासन निरंकुश तथा गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। अभी आपको इसमें ये समझने की चीजें हैं। इसमें लिखने के लिए अब आप देखना चाहें कि क्या लिखेंगे, तो इसमें हेडिंग देख सकते हैं कि हर्ष का प्रशासन। पहली लाइन लिखनी है कि सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की दूरी था, किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्र में बहुसा स्वशासन भी पर्याप्त था। एक तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदाय के हाथ में था, ये लिखनी है। केंद्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में पर्याप्त सहयोग था और हर्ष का प्रशासन निरंकुश और गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था, ये लाइन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट भी आपको लिखनी है कि हर्ष का साम्राज्य प्रांतों, भुक्तियों यानी डिवीजन और विषयों यानी जिलों में विभक्त था। जैसे प्रांत, फिर डिवीजन और फिर इससे नीचे जिले, और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। तो ये आपको चार ध्यान में रखनी है, प्रांत, डिवीजन, जिला और ग्राम। प्रशासन चलाने के लिए 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से कर थे? भाग, हिरण्य और बलि। भाग कैसा था? भूमि कर। हिरण्य कैसा था? नगद कर। और बलि कैसा था? अतिरिक्त कर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अब जैसे बलि है, तो बलि देखने में लगता है कि बलि वो होती होगी जैसे किसी को मारते थे या किसी की बलि चढ़ाते थे, लेकिन बलि है क्या यहाँ पे? बलि यहाँ पे कर है, टैक्स है ये। तो हर्ष के समय बलि से तात्पर्य था, इस तरह से करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन वो देगा कि किसी फलाना फलाना विशेष अवसर पे किसी पशु की बलि देना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। भाग, हिरण्य और बलि, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। ये 2.5 लाइन है, ये लिखनी है। हर्ष के समय दंड विधान ज्यादा कठोर नहीं थे। दंड शारीरिक नहीं दिए जाते थे। अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए उसे यंत्रणा नहीं दी जाती थी, यानी मारा पीटा नहीं जाता था। परीक्षण द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी प्रचलित था। तो दंड के लिए आप ये पहली लाइन लिख सकते हैं कि दंड के विधान ज्यादा कठोर नहीं थे, दंड शारीरिक नहीं दिए जाते थे। इसके बाद आता है हर्ष का मूल्यांकन। हर्ष एक महान विजेता था। इसका प्रमाण उस विशाल क्षेत्र से मिलता है जिसे उसने अपने अधिकार में किया। वह स्वयं विद्वान था, विद्वानों को संरक्षण देता था। हर्ष आदर्श शासक था और मेहनती था, सत्कार्यों में नींद और भोजन भी भूल जाता था। हर्ष ने अपना सारा समय अपनी प्रजा की हितवर्दी में लगाया। यह कार्य करने के लिए दिन उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता था। उदारता और दान में हर्ष का कोई सानी नहीं था। दानशीलता के लिए हर्ष विख्यात था। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दिए थे। नालंदा उस समय विश्व का प्रमुख विश्वविद्यालय बन चुका था। बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। अब आपको इस पैराग्राफ में क्या लिखना है? अब इसमें इतना कुछ लिखने वाली चीजें हैं नहीं, ये आपके ध्यान में रखने के लिए चीजें होती है, समझने के लिए। आप ये इसमें ये लिख सकते हैं कि हर्ष एक महान विजेता था और महान विजेता कोमा दानशील था, और इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव उसने दान किए थे, अधिक गांव दान में दिए थे। ये 2 लाइन लिख लीजिए, इसमें सफिशिएंट होगा। अब आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों में से एक ने 5वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। भारत तथा सुदूर पार के भारतीय उपनिवेशों के धनी व्यक्तियों ने इसके लिए धन की व्यवस्था की। कालांतर में यह अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का मंदिर बन गया। अंतर्राष्ट्रीय से मतलब है अलग अलग देशों से
उस समय यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 8 कॉलेज थे, जिन्हें 8 विद्यानुरागियों ने बनवाया था। कितने कॉलेज थे इसमें? 8 कॉलेज। नालंदा विश्वविद्यालय में केवल भव्य भवन ही नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती थीं। उसमें 3 बड़े पुस्तकालय थे, जिन्हें क्रमशः रतन सागर, रत्नादाही और रतन रंजक कहा जाता था, जिसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और लगभग 1500 अध्यापक अध्यापन करवाते थे। देखिएगा, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2016 वाला, 2016 वाले फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। इस बार जो हुआ था इससे पहले वाला, उस फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में रतन सागर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रतन सागर जो है ये क्या था। ये तो रतन सागर था क्या? ये एक लाइब्रेरी थी, एक पुस्तकालय था। तो कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है, 7वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है। 3 बड़े पुस्तकालय थे, जिन्हें क्रमशः रतन सागर, रत्नादाई और रतन। इससे एक चीज़ मुझे यहाँ ध्यान में आई है, कई विद्यार्थी अभी भी कमेंट कर रहे हैं, सर ये वाला चैप्टर हमारे है या नहीं है। तो भाई अगर इसी प्रकार से अगर आप करते रहेंगे कि कौन सा मेरे है, 6ठी से 10वीं तक की सारी किताबें आपको पढ़नी है, जीके है, हर एग्जाम में आना है इसको। आप इसी में ये अगर इनसे भागते रहेंगे कि ये मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, इतना ज़्यादा अगर इसमें इनको आप लग जाएंगे कि इस चैप्टर को भी छोड़ दूं, ये नहीं छोड़ूं, तो फिर तो राम ही मालिक है। तो 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और लगभग 1500 अध्यापक अध्यापन करवाते थे। देखिए उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय में क्या स्थिति है, 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और लगभग 1500 अध्यापक। वे कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, उत्तर भारत और भारत के विभिन्न भागों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ से विभिन्न भागों में लोग जाते भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रमुख विषय वेद, तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय और बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं को पढ़ाया जाता था। हर्षवर्धन ने इस विद्यालय को परिचय दिया था। परिचय से मतलब है आश्रय, जैसे 100 गांव दान किए थे, जो धन संपत्ति है वो डोनेट करना। तो इस प्रकार से सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में पुनः कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। तो उत्तर भारत में जो हर्ष के बढ़ने के बाद में एक प्रकार से फिर से कुछ एकता स्थापित होने लगी थी। जो ही हर्ष की मृत्यु हुई उसके बाद अब पुनः कई छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लग गए। उत्तर और दक्षिण के इन राज्यों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इन स्वतंत्र राजवंशों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राज्य किया और 8वीं से 12वीं शताब्दी में प्रमुख जो शासन करने वाले थे वो थे राजपूत। राजपूत काल भी कहा जाता है इसको, कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के समय उत्तर में और दक्षिण में कई राजपूत राज्य उभर करके सामने आए। अपने राज्य विस्तार के लिए यद्यपि वे आपस में लड़ते रहे, परंतु इन्होंने किसी विदेशी शासक को सिंधु नदी के इस ओर आगे नहीं बढ़ने दिया। अब आता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने दक्षिण भारत में शासन किया उनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो ये आप नक्शा देख रहे हैं भारत का, ये दक्षिण भारत का मैप है। राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण के राज्यों में राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। और देखिए, आप जब राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति इसी राष्ट्रकूट से हुई है। दक्षिण के राज्यों में राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज और उसके आसपास के प्रदेशों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बार बार प्रयास किए। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये राष्ट्रकूटों का शासन था यहाँ पे। तो राष्ट्रकूटों ने, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था
कि गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल, इन तीनों में 100 से ज़्यादा अधिक वर्षों के लिए कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा, जिसमें अंतिम रूप से विजय किसको प्राप्त हुई थी? गुजर प्रतिहार शासकों को प्राप्त हुई थी। इन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया था, जो आपको अभी बताया था। यहाँ पर शुरू में वे चालुक्यों के अधीन थे। बाद में राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग। इसने चालुक्यों को हराकर 753 ईस्वी में अपने राज्य का विस्तार किया और इस वंश के पराक्रमी शासक कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद, अमोघ वर्ष आदि थे। तो देखिए, ये जो अभी चैप्टर चल रहा है इसमें कोई इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी ये चीज़ें भी डिटेल में होती जाएगी, इन वंशों के बारे में भी डिटेल में जानकारी मिलती जाएगी। अब आपको इसमें लिखना क्या क्या है, पॉइंट है, तो ये सारा ही महत्वपूर्ण है, इसमें ऐसा कोई छोड़ने वाला है नहीं, ये सब अपने आप में मेन फैक्ट ही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग। इसने चालुक्यों को हरा करके 753 ईस्वी में अपने राज्य का विस्तार किया। देखिए, 753 ईस्वी से आपको राजस्थान का एक फैक्ट और बताते हैं। राजस्थान में बप्पा रावल का समय कब से कम माना जाता है? 734 ईस्वी से 753। तो 753 ईस्वी तक बप्पा रावल, या जिसका मूल नाम क्या था, कालभोज, तो उसका समय माना जाता है। और यहाँ 753 ईस्वी के अंदर यह अपने राज्य का विस्तार करता है चालुक्यों को पराजित करके। अब इसके बाद में आता है चालुक्य वंश। इस वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। राष्ट्रकूट और पल्लवों से चालुक्यों का निरंतर युद्ध होता रहता था। इस वंश का पराक्रमी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन सेकंड। तो ये किस राजवंश से संबंधित है? चालुक्य से, पुलकेशिन, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, क्या कि चालुक्य वंश का कौन सा महत्वपूर्ण शासक था जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय भी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। एक बार 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने 973 ईस्वी में पुनः अपना राज्य स्थापित किया और मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें भी सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, चालुक्य में भी। तो देखिए, जैसे ये पल्लव वंश का है, ये पल्लव है, चोल भी इसके दक्षिण में मिल जाएगा, चोल, और चालुक्य, ये चालुक्य लिखा हुआ है, ये राष्ट्रकूट है, ये पूर्वी चालुक्य है। तो राष्ट्रकूट और जो चालुक्य हैं, तो कभी इन्होंने इन पर अधिकार किया, चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों पे, कभी राष्ट्रकूटों ने चालुक्य पे पुनः अधिकार करके अपना राज्य स्थापित किया। ये पल्लव वंश यहाँ है, इस तरफ चोल है, दक्षिण में देखेंगे हम। तो ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल, ये चारों सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब आता है पल्लव वंश। यह दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। इस वंश का शासक था महेंद्र वर्मन, जो कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। बाद में उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। पल्लवों का चालुक्यों से निरंतर संघर्ष चलता रहता था। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने भी पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार पल्लव राज्य का अंत हो गया। तो किसने पराजित किया था? चोल शासकों ने। चोल शासकों ने पराजित किया था पल्लवों को और इनकी राजधानी कांची पर क्या कर लिया? अधिकार। कब? 9वीं शताब्दी में, यानी 885 में। तो इन सभी का भी आपस में लगातार संघर्ष चलता था। आपको नाम ध्यान में रखना है कि कौन सा शासक किसके समय है। तो महेंद्र वर्मन जो है
यहाँ का शासक था, पल्लव वंश का प्रमुख शासक था, जो कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। और इसके बाद इसका पुत्र था नरसिंह वर्मन। इसने 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार पल्लवों का चालुक्य से, ये जो हैं चोल से, ये राष्ट्रकूटों से, तो ये लगातार आपस में संघर्ष चलता रहा। इसके बाद में हम बात करते हैं चोल वंश के बारे में। चोल राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। इस राज्य का विस्तार 864 ईस्वी में चोल शासक विजयालय द्वारा किया गया। उसने पल्लवों की अधीनता से चोल राज्य को मुक्त किया। बाद में उसके पुत्र आदित्य ने, जो कि अभी ऊपर आया था, ये रहा, ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया। ये ऊपर वाली लाइन रिपीट हुई है इसमें। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजेंद्र प्रथम, जो 1012 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने संपूर्ण दक्षिण में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उत्तर भारत की ओर आक्रमण किए। वह कलिंग यानी आज का उड़ीसा, वह बंगाल को जीतता हुआ गंगा तट तक पहुंच गया और गंगे कोंड की उपाधि धारण की। ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि गंग कोंड या गंगे कोंड की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा। उसने जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी और ब्रह्मा यानी म्यांमार पर भी विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम और अन्य चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया है। अब बात करते हैं शासन व्यवस्था के बारे में कि इन राज्यों की शासन व्यवस्था क्या हुआ करती थी। शासन व्यवस्था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि माना जाता था। राजा शासन की सहायता हेतु मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और नियंत्रण करता था। जो पल्लव शासक हैं, पल्लवों ने राज्य को राष्ट्र, कोटम और ग्रामों में विभाजित किया था। चोल शासकों ने मंडल और नाडु में विभाजन किया। तो तमिल प्रदेश के इन नाडुओं के कारण ही वर्तमान में नाम क्या पड़ गया? तमिलनाडु। उस समय स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कार्य करती थी। ग्राम सभाओं का प्रमुख स्थान था। ग्राम सभाएं सामान्य प्रबंध के अतिरिक्त न्याय, कानून और दान की व्यवस्था भी देखती थी। तो ग्राम सभाएं इतनी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी दक्षिण भारत में उस समय। तो आपको इसमें ध्यान में रखने वाली चीजें क्या क्या है कि जो पल्लव शासक है, इन्होंने राज्य को किस में डिवाइड कर रखा था? राष्ट्र, कोटम और ग्राम। और जो चोल शासक हैं, मंडल और नाडु। इसी नाडुओं के कारण, ये जो नाडु में डिवाइड कर रखा था, यही कारण बाद में क्या कहलाया? तमिलनाडु। अब इसके बाद में हम बात करते हैं साहित्य और कला की उन्नति। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये। दक्षिण भारत में तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं की उन्नति हुई। राजा साहित्य प्रेमी थे। राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। राष्ट्रकूटों के समय कांची विद्या का बड़ा केंद्र था। तमिल भाषा में लिखित कम्बन रामायण दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है। जैन व बौद्ध विद्वानों ने भी अनेक ग्रंथ लिखे। दक्षिण भारत के राजाओं की मंदिर और मूर्तियां निर्माण कराने में विशेष रुचि थी। वे मंदिर आज भी कला के उत्तम उदाहरण हैं। मूर्तियां पत्थर या कांसे की होती थी। चालुक्य राजाओं ने हिंदी देवी देवताओं के मंदिर बनवाए। इसमें बातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। देखिए, ये जो स्थान है, ये आप खुद नक्शे में या इनको ढूंढने का प्रयास कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए कि वल्लभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है या इसका क्या नाम हो चुका है वर्तमान में, या जो ये है कन्हेरी, ये कहाँ है, या जैसे बातापी, ये स्थान कहाँ है और वर्तमान में क्या इसका नाम हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्ट आपके सर्च करने की है। आप इनको ढूंढें खुद, तो कुछ और भी चीज़ें जानेंगे इनके बारे में। महाबलीपुरम का मंदिर, एलोरा का कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर और होसबल मंदिर भी इसी काल में बने।
तंजौर के वरदेश्वर मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित है। अजंता के भित्ति चित्र और वरदेश्वर मंदिर में देव चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। चोल शासकों द्वारा विष्णु, राम, सीता आदि की सुंदर मूर्तियां बनवाई गई। दक्षिण के शासकों, विशेष रूप से चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया। तो ये सारा ही पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूटों के समय क्या प्रसिद्ध था। इसके बाद में ये रामायण है, कौन सी भाषा में, तमिल में लिखी कम्मद रामायण। उस समय ज्ञान का, विद्या का बड़ा केंद्र कौन था, कांची था। और इसके अतिरिक्त जो चालुक्य शासक हैं, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए, जिसमें बातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। तो किसके द्वारा बनवाया गया था, चालुक्यों के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। महाबलीपुरम, एलोरा, होस्पेल, ये सब आ गए। नटराज की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध है, धातु की बनी हुई, तंजौर के वरदेश्वर मंदिर। अब जैसे ये शब्द है तंजौर, तो इसको ढूंढने का प्रयास कीजिए कि तंजौर वर्तमान में दक्षिण भारत के किस राज्य में है। तो ये आपके हो गए दक्षिण भारत के। अब आता है उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने उत्तर भारत में शासन किया, उनमें से कुछ राजवंश निम्नलिखित हैं। अब ये उत्तर भारत की बात कर रहा है। पहला है प्रतिहार, जो गुजर प्रतिहार हैं, उन्हीं की बात कर रही है। राजा मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वह 840 ईस्वी में शासक बना और 50 वर्ष तक राज किया। प्रतिहार शासकों ने सिंध से आगे बढ़ती हुई विदेशी शक्ति को लंबे समय तक रोक के रखा और उत्तर भारत में उनका विस्तार नहीं होने दिया। प्रतिहार शासक साहित्य और कला प्रेमी थे। इनके शासन में भारत ने सांस्कृतिक उन्नति की। तो इनमें कोई ज़्यादा इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है इनके बारे में। ये जो अभी राजवंश हैं, ये केवल आपसे सामान्य परिचय करवा रहा है। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, इनके बारे में डिटेल भी होती जाएगी। उसके बाद आता है गहडवाल वंश। इस वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव। उसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गहडवाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। ये जयचंद वही है पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई और संयोगिता का पापा। कौन, जयचंद गहडवाल। वह 1170 ईस्वी में शासक बना और गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार कर गहडवाल वंश की सत्ता समाप्त कर दी। इसके बाद में आता है चौहान वंश। इस वंश का राज्य अजमेर सांबर के भूभाग पर था। चौहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था विग्रहराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। उसने 1182 ईस्वी में चंदेल शासक, ये देखिए ये परमाल सही नाम नहीं है, इसका सही नाम होगा परमार्दी देव को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया और 1191 में अफगानिस्तान के गौर वंश के मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया और दूसरे में खुद पराजित हो गया। इसके बाद में आता है गुहिल वंश। प्राप्त सिक्कों से माना जाता है कि इस वंश के प्रथम शासक श्री गुहिल थे। मेवाड़ के शक्तिशाली राजवंश का पराक्रमी शासक बप्पा रावल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रथम आदि शासकों का संघ बनाकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र किया और अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपना प्रभाव स्थापित किया। आगे चलकर यही वंश सिसोदिया वंश कहलाया। इस वंश में राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और राणा राज सिंह जैसे प्रतापी शासक गिने जाते हैं। मेवाड़ का यह शक्तिशाली राजवंश भारतीय इतिहास में अपने शौर्य और पराक्रम, बाह्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। इन प्रमुख राजवंशों के साथ ही उत्तर भारत में चंदेल वंश भी था और आला और उदल इसी शासक के वीर सामंत थे। किस शासक की बात कर रहा है, परमार्दी चंदेल की। परमार वंश का प्रमुख प्रतापी शासक था राजा भोज।
सोलंकी वंश के समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को लूटा व तोड़ा। पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सेन वंश के काल में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव उनके दरबारी कवि थे। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो ऊपर आए थे, ये किसके दरबारी थे? सेन वंश के काल में। तो ये कई राजवंश है, उत्तर भारत के हैं, जैसे कई ऊपर नाम आ गए, और चंदेल है, परमार है, सोलंकी है, पाल वंश है, सेन है। अब आता है शासन व्यवस्था। उत्तर भारत के स्वतंत्र राजवंशों की शासन व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश थी, परंतु शासक अपने मंत्रियों से सलाह भी लेते थे। सामंत प्रथा प्रचलित थी, जो स्वतंत्र रूप से शासक के अधीन रहते हुए कार्य करते थे। उस समय ग्राम पंचायतें थी जो राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त थीं। तो ये शासन व्यवस्था है इनकी। साहित्य और कला की उन्नति, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। इस काल में संस्कृत भाषा में विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे गए, जिनमें माघ का शिशुपाल वध और भारवी का, ये शार्वी नहीं भारवी है, भारवी का क्या है, किरातार्जुनीयम, कलहण की रासतरंगिणी और जयदेव का गीत गोविंद प्रमुख हैं। इस काल में स्वतंत्र राजवंशों के शासकों ने अनेक सुंदर भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा ग्वालियर, चित्तौड़ और रणथंभौर के दुर्ग, राजस्थान के आबू पर्वत पर देलवाड़ा के सफेद संगमरमर के जैन मंदिर। चित्रकला के क्षेत्र में खूब उन्नति हुई। दीवारों पर पशु पक्षियों और वृक्ष लताओं के सुंदर चित्र बनाए गए। तो ये आप देख सकते हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, नालंदा विश्वविद्यालय है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रणथंभौर का दुर्ग, ये सब इस समय के निर्माण कार्य हैं। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है इसमें। साहित्य और कला की उन्नति वाले में तो आपको एक भी वर्ड नहीं छोड़ना, सब लिखना है। ये चीज़ें देखिए फैक्ट वाली है, फैक्चुअल चीज़ें हैं। इनको आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना ही याद होगा। सम्राट हर्ष के बाद उत्तर और दक्षिण भारत के स्वतंत्र राजवंशों का काल वीर गाथाओं का काल था। राजनीतिक अस्थिरता होते हुए भी इस काल में भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य की खूब उन्नति हुई, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा के सोर्स हैं, प्रेरणास्पद हैं। शब्दावली क्या है? गंगे कोंड किसकी उपाधि थी? चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, गंगा नदी के क्षेत्र का विजेता। निरंकुश का मतलब तानाशाह और संरक्षण का मतलब सुरक्षा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर कोष्टक में लिखें। जयदेव की कृति का नाम है, तो जयदेव की कृति कौन सी थी? गीत गोविंद, यह हो जाएगा। इसके बाद आता है दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश है। प्रतिहार है, गुहिल है, चालुक्य है, चौहान है, कौन सा है? तो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन से हैं? चार नाम आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल। तो इन चारों में से इसमें कौन सा है? चालुक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट ये अब आपको करने हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनाया, ये आपको लिख के बताना है। गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण की, अब यह भी आपको बताया था। हर्ष की रचनाओं के नाम लिखो। बाण भट्ट की प्रमुख रचनाओं के नाम, ये आपको लिख के बताना है। तो इन चार क्वेश्चनों का जवाब आपको लिख करके बताना है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, और इसमें ये जो फैक्ट हैं, छोटे छोटे कई फैक्ट हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, लिखने हैं। और जैसे जैसे आगे हम बड़ी क्लास में बढ़ते जाएंगे, ये फैक्ट भी डिटेल में होते जाएंगे। इन राजवंशों के बारे में भी डिटेल में जानकारी आपको मिलती जाएगी। तो इन पुस्तकों का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उनके जवाब आपको निश्चित रूप से दें, आप लिख के बताएं। और बाकी विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी जो लिख के जवाब बताते हैं, करते हैं कमेंट, और सभी सही लिखते हैं, तो मतलब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जो है इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।